इस वक्त तो पूरी बस्ती पर सन्नाटा तारी है, सब लोग सो चुके हैं। तुम्हें सुबह तक भूख बर्दाश्त करनी पड़ेगी। मुझे जिस कोठरी में रखा गया है वो भी इंतहाई जलीद है, गलानत के ढेर लगे हुए, बदबू से दिमाग फटा जा रहा है। मैं अंदर बैठ भी नहीं सकती, दरवाजे के पास बैठे रहने से सर्दी भी लग रही है। समीना ने कहा, इसका बंदोबस्त हो सकता है। उमर खान ने बैनी से लहजे में कहा, मैं अपने नाइब से कह देता हूँ, वो तुम्हें मेरे कमरे में पहुंचा देगा और आरामदेह बिस्तर पर सुकून से सो सकोगी। समीना कांप उठी। इसे समझने में देर न लगी कि रात को इस वक्त इसे कोठरी से निकाल कर यहाँ बुलाने का मकसद भी यही था। मर्द दुनिया की किसी भी फित्ते का हो, फितरत एक ही होती है। औरत को देखकर मर्द की राल टपकने लगती है, और जब वो जवान और हसीन और जमील भी हो तो इसकी मजबूरी से फायदा उठाने की पूरी कोशिश की जाती है। नहीं, मैं उसी कोठरी में ठीक हूँ, जैसे तैसे रात गुजार ही लूंगी। समीना ने जल्दी से कहा, हम कैदियों की मर्जी पर नहीं चलते, कैदियों को हमारी मर्जी पर चलना पड़ता है। उमर खान ने कहा और दरवाजे की तरफ रुक करके किसी को पुकारा। एक पुलिस वाला फौरन ही अंदर आ गया। उमर खान ने फारसी में उससे कुछ कहा। वो चलने में समीना की तरफ देखता रहा, फिर आगे बढ़कर समीना का हाथ पकड़ लिया और दरवाजे की तरफ खींचने लगा। समीना ने मुदाहमत नहीं की, क्योंकि वो जानती थी कि यहाँ मुदाहमत करना बेकार होगा। इसने तय कर लिया था कि उमर खान के कमरे में पहुंचकर इससे निपटने की कोशिश करेगी। समीना ने बातों ही बातों में उमर खान से यह मालूम कर लिया था कि इस पोहिश जोकी का हमला सिर्फ 4 अफराद पर मुश्तमिल है। एक उमर खान जो इंचार्ज था और 3 उसके मातहत। अगर उसे उमर खान काबू में करने का मौका मिल जाए तो वो यहाँ से फरार हो सकती थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि उमर खान ने उसे अपने कमरे में रात बसर करने की पेशकश क्यों की थी। ये पेशकश इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर नहीं की गई थी। वो इसका मतलब अच्छी तरह समझती थी। उमर खान का कमरा भी उसी मकान की आंदर में बाईं तरफ वाक़ था। एक कमरा उसके मुखालिफ सिम्स के दफ्तर के दूसरी तरफ था, जो उसके मुआवजों के लिए मखसूस था। उमर खान का कमरा सासा कुशादा था, फर्श कच्चा ही था, उस पर खजूर की चटाई और उसके ऊपर दरी बिछी हुई थी। बोरीवारों के साथ खूंटियों पर कपड़े टंगे हुए थे। उन्हीं कपड़ों में पुलिस की वर्दी भी नजर आ रही थी। एक दीवार के साथ दरी पर बिस्तर लगा हुआ था, जिस पर 2 बैले से कंबल पड़े हुए थे। तकिया इस कदर चिकना और गंदा था कि देख कर ही घिन आ रही थी। दरवाजे के करीब दाईं तरफ दीवार के साथ पानी का एक मटका रखा हुआ था, जिस पर प्लास्टिक एक बेलाजार गिलास भी रखा हुआ था। पुलिस वाले उसे कमरे में धकेल कर वापिस चला गया। उसने दरवाजा बंद करके बाहर से कुंडा लगा दिया था। समीना चलने में दरवाजे के करीब खड़ी रही। फिर इसने मटके के पास बैठकर पानी के 2 गिलास पिए और एक दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गई। सामने दीवार पर एक घड़ी भी टंगी हुई थी, जिसकी सुइयां 11:05 का वक्त बता रही थी। वो घड़ी की सुइयों पर नजरें जमाए टिक टिक की आवाज सुनती रही। उमर खान तकरीबन 1 घंटे बाद कमरे में आया। उसने अंदर दाखिल होते ही दरवाजा बंद करके कुंडा लगा दिया और मैंने खेज दरों से समीना की तरफ देखने लगा। समीना ने दी थी धड़कन तेज होगी। कुछ देर पहले वो ऊँगने लगी थी, लेकिन उमर खान को देखकर उसकी नींद गायब हो गई। उमर खान वर्दी में था। वो चंद में समीना की तरफ देखता रहा, फिर उस दीवार के करीब आ गया जहाँ खूंटी पर कपड़े टंगे हुए थे, और फिर वो वही खड़े खड़े कपड़े बदलने लगा। समीना ने गिरदे झुकाकर आंखें बंद कर ली। उमर खान कपड़े बदलने के बाद समीना के पास ही बैठ गया। समीना परेशान हो रही थी। वो समझ गई थी कि अब क्या होने वाला है। इसने बहरहाल ये तय कर लिया कि उमर खान को उसके मकसद में कामयाब नहीं होने देगी। उमर खान कुछ देर उसकी तरफ देखता रहा, फिर हाथ उसके कंधे पर रख दिया। यहाँ नहीं, वहां बिस्तर पर लेट जाओ। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। समीना ने उसका हाथ झटक दिया। मेरी बात गौर से सुनो लड़की। उमर खान के लहजे में हल्की सी गुर्राहट थी। मैं अगर चाहूँ तो तुम्हें गोली मारकर लाश बाहर फेंकवा दूं, कोई मुझे पूछने वाला नहीं होगा। लेकिन अगर तुम शराफत का मुजाहरा करो तो तुम्हारे लिए कुछ आसानियां पैदा हो सकती हैं। अगर मुदाहमत करोगी भी तो कोई फायदा नहीं होगा वही जो मैं चाहूंगा। इसलिए तुम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। समीना एक झटके से उठकर खड़ी होगी। उमर खान भी उठ गया। वो चंदा ने उसकी तरफ देखता रहा, फिर शिकारी कुत्ते की तरह समीना पर झपटा। समीना उछलकर एक तरफ हट गई। वो उमर खान से बचने की कोशिश करती रही, लेकिन बिलाखिर उमर खान की गिरफ्त में आ ही गई। समीना ने अपनी जिद्दोजहद जारी रखी, लेकिन उमर खान उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। उमर खान उसे मुकम्मल तौर पर जेर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दफादन फायर की एक आवाज ने उसे चौंका दिया। समीना पर उसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई। समीना ने उसकी कलाई पर दांतों से काट लिया। उमर खान बिलबिला उठा। उसी समय एक और फायर हुआ। उमर खान समीना को छोड़कर दरवाजे की तरफ लपका। वो दरवाजा खोलकर चीख कर अपने मातहतों से पूछ रहा था कि गोलियां कौन चला रहा है। समीना भी तेरे दीवार पर टंगी हुई उमर खान की वर्दी पर जम गई। वर्दी के साथ बेल्ट भी था, जिसके होलिस्टर से रिवाल्वर का दस्ता झांक रहा था। वो अपनी जगह से उठकर तेजी से दीवार के करीब पहुंच गई और बड़ी फुर्ती से होलिस्टर से रिवाल्वर खींच लिया। उमर खान को इसका पता नहीं चल सका। वो दरवाजे से मुंह बाहर निकाले चीख रहा था, दिलबर जान क्या हुआ है, ये गोलियां कौन चला रहा है? लेकिन जवाब में सिर्फ फायरिंग की आवाजें ही सुनाई दी। उमर खान तेजी से अंदर की तरफ मुड़ गया। खाना खराब लोग कौन है?
पुलिस चौकी पर हमला करता। वो मुड़ते हुए बुड़बुड़ाया, लेकिन समीना ध्यान में रिवॉल्वर देखकर उसकी आवाज बंद हो गई। वो फटी फटी नजरों से उसकी तरफ देख रहा था। ओह तुम, वो कहते हुए आगे बढ़ा, लेकिन फिर उसके कदम रुक गए। समीना ने रिवॉल्वर उसके सीने की तरफ तान दिया। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो गोली चला दूंगी, खोपड़ी उड़ा दूंगी तुम्हारी। समीना चीखी। मेरी बात सुनो लड़की। उमर खान उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला, पागल लोग पता नहीं कौन है जिन्होंने पुलिस चौकी पर हमला किया। अगर वो लोग इधर आ गए तो हम दोनों मारा जाएगा। ये रिवॉल्वर मुझे दे दो, हम दोनों यहाँ से निकल चलते हैं। मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। तुम जिस तरह मेरी हिफाजत करोगे मैं खूब जानती हूँ, समीना ने जवाब दिया। तुम्हारा तो मर जाना ही बेहतर है। मैं यहाँ से अकेली निकलूंगी और अपनी हिफाजत भी मैं खुद ही करूंगी। इससे पहले कि उमर खान कोई जवाब देता, बाहर से फायरिंग की आवाजें तेज हो गई। लगता था 7-8 राइफलें बैयत व गोलियां उभर रही हों। फायरिंग के उस शोर में एक और आवाज सुनकर समीना उछल पड़ी। कोई चीर कर कह रहा था, वो जेल में नहीं है, मैंने 2 कैदियों को आजाद कर दिया है, लेकिन समीना यहाँ नहीं है। समीना को फायरिंग के शोर में ये आवाज पहचानने में जरा भी दुश्वारी पेश नहीं आई थी। वो शायरे की आवाज थी जिसे सुनकर समीना चौंक गई। उसे समझने में देर न लगी कि चौकी पर हमला करने वाले शारक और उसके साथी थे। इस तरफ समीना दीवार से इशारा करते हुए हुर्राई, इस तरफ आ जाओ, जल्दी करो। उमर खान के चेहरे पर उजल के साथ हम खौफ के हल्के से साए भी उभर आए थे। समीना ने हाथ को जरा सी हरकत देकर रिवॉल्वर का ट्रिगर दबा दिया। गोली उमर खान के सर के ऊपर से गुजर गई। अगर तुमने मेरी हदायत पर अमल न किया तो दूसरी गोली तुम्हारी खोपड़ी उड़ा देगी। समीना हुर्राई, उस तरफ से हटकर खड़े हो जाओ, जल्दी करो। उमर खान के चेहरे पर खौफ अब नुमाया हो गया था। हुक्म की तामील के सिवा अब उसके पास कोई चारा नहीं था। वो दरवाजे के सामने से हटकर दूसरी दीवार के साथ खड़ा हो गया। समीना तेज तेज कदम उठाती दरवाजे के करीब आ गई। चौकी के दफ्तर वाली सिम से फायरिंग और शोर की आवाजें अब भी सुनाई दे रही थी। शारक, समीना चीखी, मैं यहाँ हूँ। समीना ने तेरे उमर खान को रिवॉल्वर की गद पर ले रखा था, लेकिन इस वक्त उसका रुख दरवाजे की तरफ था। उमर खान की तरफ से एक लम्हे को उसकी तवज्जो हटी थी और उमर खान ने इस मौके से फायदा उठाते हुए उस पर छलांग लगा दी। समीना को बर्बत पता चल गया। इसने बड़ी फुर्ती से एक तरफ हटने के साथ ही रिवॉल्वर का ट्रिगर दबा दिया। कमरे में धमाका सा हुआ और उसके साथ ही उमर खान की चीख भी सुनाई थी। वो इसके पेट में लगी थी और वो लड़खड़ाता हुआ नीचे गिर गया। शारत, मैं यहाँ हूँ। समीना दरवाजे की तरफ रुक करके चीखी और फिर मुड़कर उमर खान की तरफ देखने लगी। उमर खान सीधा हो गया था। उसका एक हाथ पेट पर था जहां से खून बह रहा था। उसका हाथ भी खून से तर था। उसके चेहरे पर बेपनाह करब के आसार थे और आंखें जैसे शोला उबल रही थी। वो चंद सेकंड खून हुआ नजरों से समीना की तरफ देखता रहा, फिर लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ने लगा। उमर खान को आगे बढ़ते देखकर समीना के चेहरे पर खौफ सा फैल गया। इसने रिवॉल्वर वाला हाथ आगे निकालकर यके बाद दीगरे 2 मरतबा ट्रिगर दबा दिया। दोनों गोलियां उमर खान के सीने में लगी। उसके जिस्म पर जोरदार झटका लगा, लेकिन वो लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ता रहा। समीना से चेहरा धुआं हो गया और फिर वो रिवॉल्वर का ट्रिगर दबाती चली गई। उमर खान का जिस्म चिल्ली हो गया था। कई जगहों से खून की धारें बह रही थी। वो खड़े खड़े लड़खड़ाया और फिर कटे हुए दरख्त की तरह ढेर हो गया। समुन्ना, कहाँ हो तुम? शारक की आवाज समीना की समाज से टकराई। वो सफ्ते किसी कैफियत में खड़ी उमर खान को देख रही थी। शारक की आवाज सुनकर वो जैसे होश में आ गई। उसने चीख कर शारक को बताया कि उस कमरे में मौजूद है। फिर उसने रिवॉल्वर उमर खान की लाश के करीब फेंक दिया जो खाली हो चुका था और दौड़कर खूंटी पर से उमर खान की पुलिस यूनिफॉर्म की कमीज पहनने लगी। वो कमीज के बटन लगा रही थी कि शारक दौड़ता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में ऑटोमेटिक राइफल थी। खुदा का शुक्र है कि तुम ठीक हो। शारक उसे देखते हुए बोला, जल्दी करो, दिखनो यहाँ से। ओह, वो उमर खान की लाश देखकर उठ गया। ये कौन है? इस चौकी का इंचार्ज उमर खान, समीना ने जवाब दिया। ये मुझे खिलौना समझकर अपने कमरे में ले आया था, लेकिन ये अपने अंजाम को पहुंच गया। शायर ने उसका जुमला मुकम्मल कर दिया। अब जल्दी से यहाँ से निकल चलो। इस चौकी के 2 आदमी तो हमारे हाथों मारे जा चुके हैं और पता नहीं कितने बाकी हैं। अगर बस्ती के लोग भी आ गए तो मुश्किल हो जाएगी। इस चौकी में सिर्फ 4 आदमी थे। 2 तुमने मार दिए, 1 मैंने, सिर्फ 1 बाकी रह गया है, उसे भी खत्म कर दो। समीना ने कहा, उन दोनों को मैंने नहीं मारा, वो मुल्ला नसीरुद्दीन के बेटे के हाथों मारे गए हैं। जल्दी निकलो यहाँ से, शारक ने कहा। वो कमरे से निकलकर दौड़ते हुए वापस आ गए। अब फायरिंग बंद हो गई थी। 3-4 आदमी दौड़ते हुए दफ्तर के सामने आ गए। शारक ने चीख कर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। शारक, गुल्लेमार की आवाज सुनाई दी। समीना का पता नहीं चल रहा। इस चौकी में सिर्फ 3 आदमी थे जो मारे जा चुके। समीना और चौकी का इंचार्ज गायब है। समीना मेरे साथ है, शारिम ने चीख कर बताया। चौकी का इंचार्ज भी मारा जा चुका है। अब यहाँ कोई नहीं बचा। निकल चलो यहाँ से, चलो भागो। बुल रहमान चीखा। बस्ती के लोगों की आवाजें सुनाई देने लगी थी। अगर वो लोग आ गए तो हमें यहाँ से निकलने का मौका नहीं मिलेगा। वो लोग पुलिस चौकी से निकलकर गली में आ गए। यहाँ उमर खान की जीप के पीछे एक और जीप भी खड़ी थी। वो लोग दूसरी जीप की तरफ दौड़े। मुफ्ती नसीरुद्दीन के बेटे ने रुककर पुलिस जीप के अगले टायर का निशाना लेकर गोली चला दी। एक जोरदार धमाका हुआ और टायर के परखचे उड़ गए।
चलो जल्दी करो। वो चीखता हुआ जीप पर चढ़ गया। शारिक और समीना भी जीप के पिछले हिस्से पर सवार हो गए। इनके साथ सामने वाली सीट पर 2 आदमी और थे। असीर इनके सामने गुल रहमान बैठा हुआ था और उसके साथ वाली सीट पर मुल्ला नसीरुद्दीन का बेटा बैठा था। यहीं पे एक झटके से हरकत में आ गई। समीना ने महसूस किया था कि बस्ती के बाद लोग अपने मकानों के दरवाजे खोल कर खड़े गली में झांक रहे थे। जीप गलियों में दौड़ती हुई बस्ती से निकलकर सड़क पर आ गई और तेजी से बराकी की तरफ दौड़ने लगी। रात का आखिरी पहर था। वो बराती से तकरीबन 2 मील दूर वाक़ एक छोटी सी बस्ती के एक मकान में बैठे हुए थे। इनके साथ शाह बरी और मुल्ला नसीरुद्दीन भी था। मुल्ला नसीरुद्दीन कह रहा था, तुम दोनों लड़कियों की गुमशुदगी से हम बहुत परेशान थे। गुमशुदगी का इंकिशाफ दरअसल यहाँ पहुँच कर हुआ था। हम सुबह तक तो इंतजार करते रहे, फिर परेशानी हुई तो तुम लोगों की तलाश शुरू कर दी। हमारा ख्याल था कि तुम लोग रास्ता भटक गई हो। तुम्हारी तलाश में कुछ और आदमी पहाड़ों की तरफ चले गए थे। कल शाम हमारा एक आदमी इस बस्ती में पहुंच गया जहां से पुलिस ने तुम दोनों को गिरफ्तार किया था। यही तरह मिलते ही मैं शाम के बाद 2 आदमी को लेकर पुलिस की चौकी पहुंच गया। चौकी के इंचार्ज उमर खान का कहना था कि तुम दोनों को कत्ल के इल्जाम में पकड़ा दिया था, लेकिन शाह बरी ने यह बयान दिया था कि कत्ल इनसे नहीं हुआ। बड़ी महसूस तकरार के बाद उमर खान शाह बरी को छोड़ने पर आमादा हो गया, लेकिन वो तुम्हें छोड़ने को तैयार नहीं था। उसका कहना था कि तुम जासूस हो सकती हो, वो तुमसे तफ्तीश करना चाहता है। मैंने उसे बहस करना बेकार समझा। वो शाह बरी को लेकर आ गया, लेकिन मैं तुम्हारी तरह से गाफिल नहीं था। तुमने बाग वाले मकान में मेरी बेटी की इज्जत मचाई थी। मैं तुम्हें इन लोगों के रहमो गरम पर कैसे छोड़ सकता था। हम लोगों ने आधी रात के बाद तुम्हें छुड़ाने के लिए पुलिस की चौकी पर हमला करने का मंसूबा बनाया और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो तुम्हें मालूम ही है। अगर तुम लोग 2-4 मिनट लेट हो जाते तो वो दरिंदा मेरी इज्जत लूट चुका होता। समीना ने कहा, बहरहाल मैं आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे उस दरिंदे से बचा लिया। इसमें शुक्रगुजार होने की कोई बात नहीं, मुल्ला नसीरुद्दीन ने जवाब दिया। ये तो हमारा फर्ज था। अगर हम बड़ वक्त तुम्हारी मदद को ना पहुंचते तो हमें अफसोस होता। समीना ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके करीब बैठी हुई शाह बरी उठकर दूसरे कमरे में चली गई। कुछ ही देर बाद वो वापस आ गई और समीना को अपने साथ आने का इशारा किया। समीना दूसरे कमरे में पहुंची तो कालीन पर बिछे हुए दस्तरख्वान पर खाना लगा देखकर उसकी आंखों में चमक सी उभर आई। मुझे मालूम था कि उन्होंने तुम्हें खाना नहीं दिया होगा, तुम भूखी होगी। मैंने जल्दी में तुम्हारे लिए खाना तैयार करवा लिया है, तुम आराम से बैठकर खाओ, मैं इन लोगों को चाय दे आऊंगा, शाह बरी ने कहा। समीना ने दूसरे दरवाजे में खड़ी हुई कदेड़ उम्र औरत की तरफ देखा और दस्तरख्वान पर बैठ गई। खुश फैला हुआ गोश्त और खमीरी रोटियां थी। वो 2 दिन से भूखी थी। वो शाह बरी और दूसरी अधेड़ उम्र औरत की मौजूदगी को नजरअंदाज करते हुए खाने पर टूट पड़ी। शाह बड़ी मुस्कुराती हुई नदरअज़ीज़ की तरफ देखने लगी और अधेड़ उम्र औरत को इशारा करती हुई कमरे से निकल गई। 3 मोटी मोटी रोटियां थी और तला हुआ गोश्त भी अच्छी खासी मिकदार में था। शमना आम हालात में इतना खाना 3 वक्त में भी नहीं खा सकती थी, लेकिन इस वक्त वो सारा खाना चट कर गई। उसने आखिरी लुकमा मुंह में रखा ही था कि शाह बरी कहवा लेकर आ गई। उसके हाथ में शीशे के 2 गिलास थे, एक उसके लिए और दूसरा अपने लिए। वो भी वहीं बैठ गई और दोनों कहवे की चुस्कियां लेने लगी। एक बात तो बताओ समीना बहन, शाह बरी कहवे का घूंट लेते हुए बोली। मैं रास्ता भटक कर उन पहाड़ों में निकल गई थी और भूख प्यास से निहाल होकर जी पड़ी की। अगर तुम वहां ना पहुंच जाती तो शायद बेहोशी ही में मैं मर जाती, और अगर जिंदा बच भी जाती तो कोई इंसानी बेड़िया मुझे चीर फाड़ देता। तुमने अपनी जान पर खेल कर सादुल्लाह से मेरी इज्जत और जान बचाई। अगर तुम मेरे साथ ना होती तो न जाने मेरा क्या अशर हो चुका होता। मैं तो एक बहाना बन गई थी, बचाने वाली जात तो अल्लाह पाक ही है, समीना ने जवाब दिया। मेरी सूरत हाल तो तुमसे ज्यादा खौफनाक थी। उमर खान ने मेरे कपड़े तक फाड़ डाले थे। ऐन वक्त पर तुम्हारे वालिद और दूसरे लोग पहुंच गए और मैं बच गई। बहरहाल जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। वो खामोश होकर कह देगी चुस्कियां लेने लगी। चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोली, बस्ती वालों को पुलिस वालों के कत्ल का पता चल गया होगा। उन्होंने किसी और जगह इतला दे दी होगी और अगर हमारी तलाश शुरू कर दी गई तो हम पकड़े जाएंगे। बस्ती के बहुत से लोग गवाही दे गए कि तुम मुल्ला नसीरुद्दीन की बेटी हो और मैं तुम्हें छुड़ा कर ले गया था। पुलिस का बड़ा दफ्तर बराकी में है, शाह बरी ने बताया। बलक फरीद बराकी पहुंच चुका है। मेरे बाबा ने यहाँ वापस आते ही एक आदमी को बलक फरीद के पास भेज दिया था। उसे सूरत-ए-हाल का पता चल गया होगा। बलक फरीद बहुत बड़ा आदमी है, वो मामले को संभाल लेगा। मेरा ख्याल है अब तुम सो जाओ, परेशान होने की जरूरत नहीं। शाह बरी ने कहते उसके सामने से गिलास उठा लिया और अपना गिलास भी उठाकर एक तरफ रख दिया और कालीन पर लेट गई। ये मकान किसका है? समीना ने उसके करीब ही लेटते हुए पूछा। यह मकान मलिक फरीद का ही है। गुल्लेमान हम सबको यहाँ लेकर आया था। उसने भी मलिक फरीद को यहाँ अपनी आमद की इतला भिजवा दिया। बहरहाल तुम आराम से सो जाओ, यहाँ में या तुम्हें कोई खतरा नहीं। तुम लोग हमारे मेहमान हो, हम अपनी जान तो दे देंगे लेकिन अपने मेहमानों पर आंच नहीं आने देंगे। अब सो जाओ। शाह बरी ये कहते हुए समीना से लिपट गई। समीना ने करीब पड़ा हुआ कंबल उठाकर ऊपर डाल दिया और कुछ ही देर बाद वो दोनों नींद की आगोश में पहुंच चुकी थी।
समीना की आंख सुबह तकरीबन 10 बजे खुली। शाहपरी उसके पहलू में मौजूद नहीं थी। वो कंबल लिपटे लेती रही। कुछ देर बाद शाहपरी कमरे में दाखिल हुई। उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी। तुम तो खूब सोई, शाहपरी ने कहा। हाँ, कल रात भर जागती जो रही हूँ, समीना ने कंबल हटाते हुए जवाब दिया। तुम मुंह हाथ धो दो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार करती हूँ। गुसल खाना उस तरफ है। शाहपरी ने एक दरवाजे की तरफ इशारा किया। समीना ने उठकर दरवाजा खोला और एक लम्हे को ठेठे विसी गई। उसका ख्याल था कि ये बाथरूम का दरवाजा होगा, लेकिन दूसरी तरफ एक वसी सेहन था और एक लंबा तड़का आदमी एक तरफ बने हुए कुएं से पानी निकाल रहा था। उसने भी समीना वो देख लिया था, लेकिन दूसरे ही लम्हे नजरें झुका ली थी। वो कुएं से निकाला हुआ पानी बाल्टी में भरकर मकान से बाहर चला गया। समीना तमने से बाहर आधी सेन के दाईं तरफ बाथरूम था। तकरीबन 10 मिनट बाद वो बाथरूम से निकली। जब वो कमरे में पहुंची तो शाहपरी दस्तरख्वान पर नाश्ता लगा रही थी। तला हुआ गोश्त, खमीरी रोटी और चाय। शाहपरी भी उसके साथ ही बैठकर नाश्ता करने लगी। नाश्ते के बाद समीना उस कमरे में आ गई जहाँ शारिक और नून रखा वगैरह बैठे हुए थे। वो लहबाल किसी मसले पर शारिक से बातें कर रहा था। नौलखा अलग थलग बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर उकताहट और बेदारी टपक रही थी। कई रोज की इस भागदौड़ में उसकी सेहत बुरी तरह मुतासर हुई थी। पहले वो बात बात पर कह के लगाया करता था, हंसता करता था, लेकिन अब ज्यादातर खामोश रहने लगा था। आओ समीना बीबी, नौलखा उसे देखते ही बोला। आओ मेरे पास आकर बैठ जाओ। क्या बात है नौलखा भाई, बहुत उदास हो रहे हो। समीना उसके करीब बैठते हुए बोली। समझ में नहीं आता ये सब क्या हो रहा है। नौलखा गहरा सांस लेते हुए बोला। मुझे तो इस भाग दौड़ का कोई मकसद भी समझ में नहीं आता। भाग दौड़ तो हो रही है ना, सभी मैंने मुस्कुराते हुए कहा। को मैं तो लुत्फ अंदोज होना चाहिए। इस भाग दौड़ का कोई मकसद होता तो मजा भी आता। नौलखे ने मुंह बनाकर जवाब दिया। बना ये भी कोई बात हुई कि हम बिना मकसद एक जगह से दूसरी जगह भागे फिर रहे हैं। हमारा इसमें क्या फायदा, हम तो उल्टा दलदल में फंसते जा रहे हैं। अच्छा छोड़ो इन बातों को, समीना ने कहा। मैं तो अभी सोकर उठी हूँ, जानती सूरतेहाल क्या है, क्या प्रोग्राम बनाया इन लोगों ने। मुझे तो कुछ पता नहीं, नौलखे ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। ये दोनों गड्ढे भर से बातें कर रहे हैं, इनसे पूछ लो क्या प्रोग्राम है। उसने शारिक और गुल रहमान की तरफ इशारा किया। समीना मुड़कर उन दोनों की तरफ देखने लगी। नजीबुल्लाह और बादिज खान एक तरफ बैठे पश्तो में आपस में बातें कर रहे थे। मुल्ला नसीरुद्दीन का बेटा एक तरफ पड़ा सो रहा था। खुद मुल्ला नसीरुद्दीन मौजूद नहीं था। अमानुल्लाह भी कमरे में नजर नहीं आ रहा था। समीना अपनी जगह से उठकर शारिक और गुल रहमान के करीब आ गई। किस बात पर बहस हो रही है, क्या प्रोग्राम बनाए अब तक, इसने उन दोनों की बहस में मुदाखलत करते हुए पूछा। हम यही बात कर रहे थे समीना बीबी, गुल रहमान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। मुल्ला नजीरुद्दीन और अमानुल्लाह बराकी गए हुए, बलक खरीब बराकी में मौजूद है। उन दोनों के वापिस आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या प्रोग्राम है। बड़ा कह रहा है नौलखा ठीक ही कहता है। समीना ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। हम अपने रास्ते से भटक गए और हमारी भाग दौड़ का कोई मकसद नहीं रहा। तू वो गलत सोच रही हो समीना बीबी, गुल रहमान ने कहा। हम अपने रास्ते पर आए और मकसद से भी नहीं हटे। दरअसल हालात ने कुछ ऐसा रुख इख्तियार कर लिया था कि वक्ती तौर पर असल काम से हमारी तवज्जो हट गई थी। हालात जैसे ही ठीक हो गए, अब अपने काम पर तवज्जो देंगे। बहरहाल अमानुल्लाह और मलिक नसीरुद्दीन के वापस आने के बाद ही सही सूरत-ए-हाल का इल्म हो सकेगा। ये लोग कब वापस आएंगे, समीना ने पूछा। वो लोग सुबह 7 बजे यहाँ से गए थे, अब तक तूने वापस आ जाना चाहिए था, गुल रहमान ने जवाब दिया। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि अमानुल्लाह और नसीरुद्दीन भी वापस आ गए। हाँ क्या सूरत हाल है, मलिक फरीद से मुलाकात हुई, गुल रहमान ने मुल्ला नसीरुद्दीन की तरफ देखते हुए पूछा। हाँ, मुल्ला नसीरुद्दीन ने सारी लाया। मलिक फरीद ने कहा है कि हम शाम से पहले बराकी पहुंच जाएंगे। वहां पहुंचने के बाद ही प्रोग्राम को हतमी शक्ल दी जाएगी। चलो यह मसला तो हल हुआ, गुल रहमान बोला। अमानुल्लाह और मुल्ला नसीरुद्दीन को वहां से आए हुए ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि उस बस्ती का एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसने अमानुल्लाह की तरफ देखते हुए फारसी जबान में कुछ कहा। अमानुल्लाह गुल रहमान की तरफ देखने लगा। गुल रहमान के चेहरे के तासरात एक लम्हे को बदल गए थे। क्या हुआ, क्या बात है, शारिक ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। बराकी का पुलिस कमांडर आया है, तुम वो बैठो, मैं देखता हूँ। गुल रहमान कहते उठकर कमरे से बाहर चला गया। पुलिस कमांडर का नाम सुनकर समीना का चेहरा धुआं हो गया। इस इलाके का पुलिस हेडक्वार्टर बराकी में था और उस बस्ती की चौकी में पुलिस वालों के कत्ल की खबर सुबह होने से पहले ही हेडक्वार्टर पहुंच चुकी होगी और हेडक्वार्टर की पुलिस ने उन्हें तलाश करने में बड़ी उजलत दिखाई थी। शारिक उसकी तरफ देखते हुए सरपोशाना लहरे में बोली। इन्होंने बड़ी जल्दी हमें तलाश कर लिया। पुलिस कमांडर खुद यहाँ आया है, इससे तुम सूरत-ए-हाल का अंदाजा लगा सकते हो। परेशान होने की जरूरत नहीं, शारिक ने कहा। यह मलिक फरीद का इलाका है और मकान भी इसी की मलकियत है। गुल रहमान ने बताया था कि इस इलाके में मलिक फरीद का बड़ा दबदबा है। पुलिस वाले इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम मलिक फरीद के मेहमान हैं और पुलिस हम पर हाथ नहीं डाल सकती। लेकिन ये भी तो सुना था कि इस इलाके के मौजूदा हुक्मरान इन दिनों मलिक फरीद से कुछ नाराज है। हो सकता है मलिक फरीद की इतनी कदर ना रही हो, समीना बोली। सियासत में उजदी जो होती रहती है, शारिक ने जवाब दिया। पुलिस वाले ये भी जानते हैं कि एक सियासतदान
अगर आज हालात की खराबी का शिकार है तो कल उन पर मुसल्लत भी हो सकता है। इसलिए ये लोग इन बातों का ख्याल रखते हैं कि किसी को इनसे कोई शिकायत ना होने पाए। इस बात का अंदाजा तुम इससे भी लगा सकती हो कि पुलिस कमांडर खुद आया है। अगर हमें गिरफ्तार करना मकसूद होता तो कमांडर की बजाय आम पुलिस वाले आते और अम्मी आमद का पैगाम भेजने की बजाय बकान को घेरे में ले लेते। और फिर हम अकेले नहीं हैं, इस मामले में ये लोग भी मुलव्वस हैं। तुम्हारी बात समझ में तो आ रही है, खुदा करे तुम्हारा ख्याल दुरुस्त हो, शमीना बोली। वो भी बातें कर रहे थे कि गुल रहमान दो आदमियों के साथ अंदर दाखिल हुआ। वो दोनों ऊंचे, लंबे और पुलिस की वर्दी में थे। उनमें पुलिस कमांडर था और दूसरा उसका नायब। उन्हें दी तक सब खड़े हो गए। गुल रहमान ने अमर शाह के नाम से कमांडर का तारुफ कराया और फिर दूसरों का भी तारुफ कराने लगा। कमांडर और उसका नायब उनके करीबी कालीन पर बैठ गए। कमांडर अहमद शाह चौकी वाले वाक़े की तहकीक करने आए हैं। ये तुमसे मालूम करना चाहते हैं कि असल वाक़या क्या हुआ था। गुल रहमान ने समीना की तरफ देखते हुए कहा। उसने ये बात अंग्रेजी में कही थी ताकि समीना के साथ अहमद शाह भी समझ सके। ये क्या जानना चाहता है? समीना ने पूछा। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसकी तफसील बता दो, गुल रहमान ने कहा। समीना चंद में खामोश रही, फिर उसने बावले मतान से बात शुरू कर दी। तो ये थी आज की स्टोरी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन भी दबा दे। अगला एपिसोड जल्द आएगा।